नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो पिछले अध्याय में अपने विश्व के जो भूगोल है उसके प्रथम तीन चैप्टर है, जैसे सौरमंडल है, अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी की गतियां, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी और उन बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा की थी। और आज जो अपने चैप्टर होगा वो होगा वायुदाब, पवने और चक्रवात। इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो अपन आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्लासेस जो है हालांकि 5-6 दिन पहले आनी थी, तो कल की क्लास में भी मैंने बताया कोई पारिवारिक समस्या की वजह से ये क्लासेस थोड़ी लेट हो गई थी। तो अब है अपन इसको भी जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। पहला, सर्वप्रथम वायुदाब का अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम वायुदाब का अध्ययन किसने किया? तो देखो, ओटोपन गेरिक, पास्कल, कार्ल रिटर या टेंसले, किसने किया था सर्वप्रथम वायुदाब का अध्ययन? तो वो है ओटोपन गेरिक। ओटोपन गेरिक ने सर्वप्रथम वायुदाब का अध्ययन किया था, ठीक है। हाँ जी, बढ़े आगे। हाँ, वायुदाब मापने का यंत्र, दूसरा प्रश्न क्या है? वायुदाब मापने का यंत्र है कौन सा? अमीटर, वोल्टमीटर, डाप्सन या बैरोमीटर? वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? बताओ जल्दी। वो है आपने बैरोमीटर। और इकाई अगर पूछ ली जाए, इकाई अगर पूछे तो क्या है? एमबी, मिली बार। क्या है? मिली बार। इकाई पूछ ले तो मिली बार है। और वायुदाब मापने का यंत्र अगर पूछे तो वो है आपने बैरोमीटर, ठीक है। चलो आगे। पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं? वायुदाब की पेटियां कितनी है? 4, 5, 7 या 6? पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां हैं? बताओ कितनी है? 7। कितनी है? 7 पेटियां हैं, जिनमें से 3 पेटियां हैं वो क्या है? गतिजन्य। 3 + 4, अरे 3 + 4 पेटियां। हालांकि कहीं कहीं 8 पेटियां भी मिलेगी, क्योंकि जो विश्वत रेखीय जो निम्न वायुदाब की पेटी है उनको कोई 2 मानते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की, और कोई 1 मानते हैं, तो 1 मानते हैं, तो ये 7 हो जाएगी और ऐसे 8। लेकिन अपन की कितनी है? 7 पेटियां वायुदाब की पेटियां है, ठीक है। हाँ, जिसमें से 3 कौन सी है? कौन सी है? 3 पेटियां है वो है तापजनीय। ये जो 3 है तापजनीय, और बाकी जो 4 है वो है गतिजनीय। ऐसे भी अगर सवाल आ जाए तापजनीय पेटियां और गतिजनीय पेटियां, तो 3 पेटियां है वो तापजनीय है और 4 पेटियां है वो गतिजनीय पेटियां। अब पेटियां कौन कौन सी है देखो, ठीक है। पहले वायुदाब पेटियां, पहली पेटी कौन सी है? विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। पहली कौन सी है? विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये इनका विस्तार कहां से है? 0 से 5, 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर व दक्षिण, इनके मध्य इस पेटी का विस्तार है। यानी कल अपन ने पढ़ा था 0 से 5 उत्तर और दक्षिण में कौन सी है? डोलड्रम्स। डोलड्रम्स है ना, वो यही है विश्वत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, डोलड्रम्स है, ठीक है। दूसरी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दूसरी कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटियां, ये इनका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इनका विस्तार है 23.5 से लेकर 35 डिग्री तक।
कि कहां तक 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी। और ये जो पेटी है ये कौन सी है? ये है गतिजन्य पेटी। ये कैसी पेटी है? गतिजन्य पेटी। कैसी है? गतिजन्य। और जो ऊपर वाली जो दिख रही है ये है तापजन्य। कैसी है? तापजन्य पेटी। ठीक है, अब बची है तीसरी। देखो तीसरी, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये इनका विस्तार कहां तक होगा? इनका होगा 50 डिग्री से लेकर 67.5 डिग्री तक उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण दोनों गोलार्धों। ठीक है, तो अब देखो ये कैसी पेटी है? ये भी गतिजन्य पेटी, ये भी गतिजन्य पेटी है, ये भी गतिजन्य पेटी है। ठीक है, फिर देखो लास्ट बची है 4 नंबर पे, देख लो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ये हो गई ऊपर वाली 80 से 90 के बीच की। ठीक है, और ये जो पेटी है कहां तक? 80 से, दिख तो नहीं रहा, दिख रहा? वहां 80 से 90 के बीच उत्तर व दक्षिण में। ठीक है, और ये पेटी है कैसी? तापजन्य। कैसी है? तापजन्य पेटी। तो देखो यहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की 2 पेटियां। एक तो होगी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और 2 हो गई कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। ये 3 पेटियां हो गई आपने कौन सी? तापजन्य पेटियां। कैसी हो गई? तापजन्य पेटियां। और पीछे बची 4 में देखो 2 हो गई उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियां उत्तर व दक्षिण, और 2 हो गई उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, ये दोनों ही है गतिजन्य पेटियां। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी वायुदाब पेटियां? 7। कितनी हो गई? 7 वायुदाब पेटियां। ठीक है, चलो बढ़े आगे। सर्वाधिक वायुदाब, सर्वाधिक वायुदाब होता है कहां पर होता है? मध्य अक्षांशों पर, ध्रुवीय अक्षांशों पर, भूमध्य रेखा पर या सागरीय क्षेत्रों पर। कहां पर होता है सर्वाधिक? वो होता है सागरीय क्षेत्रों पर। कहां होगा? सागरीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक वायुदाब होगा। सर्वाधिक वायुदाब कहां होगा? सागरीय क्षेत्रों पर होगा। ठीक है, और ये सागरीय क्षेत्र है समुद्र तल। ठीक है, कहां पर? समुद्र तल। यहां पर औसत वायुदाब अगर पूछ लिया जाए समुद्र तल पर, औसत वायुदाब, औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो ध्यान रखना आपने होता है 1013.25 MB। MB का मतलब मिलीबार। ठीक है, 1013, यहां 1023 लिख के भी आपको परेशान करेंगे, तो ध्यान रखना समुद्र तल पर औसत वायुदाब है वो कितना हो गया? 1013.25 MB। ठीक है, तो इसका उत्तर सर्वाधिक वायुदाब सागरीय क्षेत्रों में होगा। ठीक, बढ़े आगे। हाँ, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? अश्व अक्षांश 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 60 से 65 डिग्री अक्षांश या 85 से 90 डिग्री का अक्षांश। कौन सा अश्व अक्षांश होगा? ये तो होगी डोलड्रम, ये तो हो गई डोलड्रम। कौन सी? डोलड्रम पेटी का विस्तार, ये होगी डोलड्रम पेटी। ठीक है, अब अश्व अक्षांश की बात कर रहे हैं तो अश्व अक्षांश होगा 30 से 35 के मध्य। कहां से कहां? 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य अश्व अक्षांश का विस्तार होगा। ठीक है, चल। हाँ, विषुवतीय निम्न वायुदाब निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांशों तक मिलता है? हाँ, ये देखो विषुवतीय जो निम्न वायुदाब पेटी है, अभी पढ़ा आपने विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार कहां तक होता है?
तो अभी पढ़ा था दोनों अक्षांशों पर, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में कहां से कहां तक होगा? 0 डिग्री से 5 डिग्री तक होगा। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य, जो जिसे डोलड्रम पेटी कहा जाता है, वही होगा। कहां तक होगा? 5 डिग्री तक होगा। कहां तक होगा? 5 डिग्री। 5 से फिर 30 में तो वो आ जाती है उपोष्ण, उपोष्ण उच्च, फिर आगे 60 तक वो हो जाएगी आपने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। हाँ, किस दाब कटिबंध में प्राय वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वायुदाब तथा मेघ रहित बादल पाया जाता है? बताओ किसमें? किस दाब कटिबंध में प्राय वर्ष भर उच्च तापमान, उच्च वायुदाब तथा मेघ रहित, मेघ रहित मतलब वर्षा कम होती है, जो वर्षा वाले बादल है वो कम होते हैं। तो किस में होगा? देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में तो होती है, फिर उपध्रुवीय में भी होगी। आपने बचा है उपोष्ण कटिबंधीय, तो उपोष्ण कटिबंधीय जो वायुदाब की पेटी है, इसमें है वो वर्ष भर उच्च तापमान रहता, उच्च तापमान रहता ना। हाँ, 23.5 डिग्री वाली, 23.5 डिग्री अपने तापमान का देखो आप कर्क रेखा के आसपास, तो 23.5 डिग्री से लेकर कहां तक पढ़े थे? 35 तक, 30-35 तक। इनके जो मध्य है, इनके मध्य का क्षेत्र है, वहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है। अपन जो है राजस्थान में कर्क रेखा के ऊपर ही है, तो ये जो क्षेत्र अपने है, अपना क्षेत्र देख के देख लो कि वायुदाब यहां उच्च रहेगा, तापमान भी उच्च रहेगा। ठीक है, और बादल मेघ रहित ही रहेंगे, बादल खाली दिखेंगे अपने। ठीक है, हाँ। फिर देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वायुदाब मापी की तीव्र गिरावट, वायुदाब मापी है, उस पर तीव्र गिरावट अगर आ जाए तो वो स्थिति होगी तूफान का संकेत। अगर वायुदाब मापी है, उसमें तीव्र गिरावट आपको महसूस हो रही है, तो वो किसका संकेत कर रही है? तूफान की स्थिति का। किसका? तूफान की स्थिति का। फिर वायुदाब मापी पाठ्यांक पहले गिरकर फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो वर्षा की संभावना का संकेत है। किसका? वर्षा की संभावना का संकेत है। फिर आता वायुदाब मापी पाठ्यांक लगातार बढ़ता है, तो यह प्रति चक्रवात और मौसम साफ का संकेत है। तो बताओ कौन सा कथन सत्य है इनमें से, या फिर सभी कथन सत्य? तो आपने सीधा सवाल है, सभी कथन ये सत्य है। जब वायुदाब मापी जो है उसमें तीव्र गिरावट महसूस हो रही है, तो समझो किसकी आशंका? तूफान की आशंका है। और वायुदाब मापी जो पाठ्यांक है पहले गिरता है, पहले गिरकर फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो समझो बरसात की संभावना। किसकी संभावना? बारिश की संभावना। और वायुदाब मापी पाठ्यांक लगातार बढ़ता है, तो समझो प्रति चक्रवात या फिर मौसम एकदम साफ। ठीक है, तो इसमें सभी कथन सत्य है। ठीक है, आगे। हाँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वे सत्य कथन का चयन कीजिए। भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय वायुदाब पेटियां तापजन्य होती हैं, उपोष्ण व उपध्रुवीय वायुदाब पेटियां गतिजन्य होती हैं। ये पहले सवाल, 2-3 सवाल है, तीसरे सवाल में ये मैंने बताया। तो इस प्रकार के अगर कथन आ जाए तो कौन सा कथन सत्य है ये बताओ। केवल कथन एक सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल या फिर दोनों सत्य है, या दोनों असत्य है? तो आपने एक बार लिख ही देते हैं, फिर से यहां लिख देता हूं तापजन्य, यहां है तापजन्य पेटियां। ठीक है, तापजन्य में कौन कौन सी आ गई? तापजन्य में पहली आएगी आपने विषुवत रेखीय। कौन सी? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और दूसरी है आपने जिनमें दो है, वो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। कौन सी? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी।
तो ये तो हो गई आपने कौन सी, तापजनीय पेटियां। तो पीछे बची है वो है आपने कौन सी, 2 नंबर पे लो, ये होगी गतिजनीय पेटियां। गतिजनीय पेटियां, गतिजनीय पेटियां कौन कौन सी होगी, तो देखो गतिजनीय में एक हो जाएगी उपोष्ण उच्च, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और दूसरी हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां। तो ये हो गई, यानी ये 2 और 2 4, ये 2 है उत्तर और दक्षिण, ये भी 2, 4 ये हो गई, और ये है 2 और ये 1 मान लो, टोटल हो गई 7, 2 और 2 4, 6 और 7, 7 पेटियां हो गई बस। तो इसका उत्तर अपने होगा दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। देखो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय एक ही बात है, और है ध्रुवीय, ये देखो ध्रुवीय, ये दोनों कौन सी है, तापजनीय पेटियां, सही है, ठीक है। फिर गतिजनीय पेटियों में उपोष्ण उच्च वायुदाब वाली और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाली, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन अपने सत्य है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। हाँ, उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कहलाती हैं। हाँ, कौन सी, उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यापारिक, पछुआ, समुद्री या ध्रुवीय। अच्छा, पवनों के बारे में देख लो, पवने कितनी, 3 प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी पवन, 3 प्रकार की। पहली हो गई स्थायी पवन, कौन सी, स्थायी पवन, ठीक। इसका अन्य नाम मिलता है ग्रहीय पवन, ग्रहीय पवन, या फिर इसका एक और नाम मिलता है जिसे सनातनी पवन भी कहा जाता है, सनातनी पवन भी कहा जाता है। दूसरी जो पवन है वो है अस्थायी पवन, अस्थायी पवन, ठीक है। और तीसरी जो पवन है वो है स्थानीय पवन, कौन सी होगी, स्थानीय पवनें। तो ये 3 प्रकार की पवनें हैं। अब बात आती है कि स्थायी पवनें, तो ये स्थायी पवनें भी 3 है। स्थायी पवनें भी कितनी है, 3 है। पहली है व्यापारिक पवन, कौन सी हो गई, व्यापारिक पवन, पहली कौन सी हो गई, व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। दूसरी हो गई पछुआ पवन, कौन सी हो गई, पछुआ पवन। और तीसरी पवन हो गई आपने ध्रुवीय पवन, ये हो गई 3 पवनें। कैसी, जो स्थायी पवन है उनके भी 3 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। फिर आती है अस्थायी पवन। अस्थायी में देखो पहले आएगा मानसूनी पवन, कौन सी आएगी, मानसूनी पवने, कौन सी आएगी, मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा आएगा भाई जल समीर, कौन सा समीर, जल समीर, या फिर जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर, ये हो गई पवने, कौन सी, अस्थायी पवने। ये अस्थायी, स्थायी नहीं है। और स्थानीय पवनों में अगर बात करें तो आपने बहुत नाम पढ़ा ही होगा, हरमटन पवन है, लू है, ये सारी जो पवने हैं, हरमटन है, चिनूक है, बोरा है, विली विली है, लू है, ये जो पवने हैं ये क्या है, स्थानीय पवने कहलाते। ये कौन सी पवने हैं,
स्थानीय पौने। तो पौने तीन प्रकार की, स्थायी जिसे ग्रहीय पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन भी कहते हैं। ये एक वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती है, ये है स्थायी पवने। ठीक है, तो अब देखो बात आती है उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने, तो वो होती है व्यापारिक पवने। कौन सी होगी? व्यापारिक पवने। ठीक है, हाँ। चलो बढ़े आगे। दहाड़ता चालीसा, देखो दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा या 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवने, इनमें से कोई नहीं। क्या है दहाड़ता चालीसा? दहाड़ता चालीसा सबसे पहले ध्यान रखना, ये एक तीन चीजें आप पढ़ते ही हो पछुआ पौने में। पछुआ पौने है ना, पछुआ पौने, इनमें तीन चीजें आप ध्यान रख लेना। ये होगी दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे ज्यादा इनके नाम दक्षिणी गोलार्ध के कारण आया। एक तो है 40 डिग्री दक्षिण में, साउथ दक्षिण। ठीक है, इससे कहते हैं, देख लो दहाड़ता चालीसा। क्या कहते हैं? दहाड़ता चालीसा। और एक आएगा 50 पे, क्या? 50 डिग्री, ये भी दक्षिण में। ये सारी पछुआ पौने ही है। क्या है? पछुआ पौने। ये क्या है? इसे कहते हैं भयंकर पचासा। भयंकर पचासा, पत्तासा मत याद रख लेना, पचासा ही रखना। और एक है 60 डिग्री दक्षिण में जो चलने वाली पौने है। 60 डिग्री दक्षिण में जो चलने वाली पौने है उसे कहते हैं भयंकर, क्या? चीकता साटा। चीकता साटा। तो बताओ, ये तीनों है पछुआ पौने, तो इनके नाम भी याद रख लेना। ये तीनों ही पछुआ पौने हैं। और 50 डिग्री जो दक्षिण में चलने वाली पौने, इन्हें भयंकर पचासा कहते। ठीक है, और इनके नाम है वो नाविकों ने दिए थे। नाविक होता है ना, उन्होंने ये नाव चलाने वाले, उनको परेशानी हो रही थी इतनी तेज हवाओं से, इसलिए उन्होंने नाम दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली पौने, जिसे दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। आगे देखो, हाँ, पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पौने कहलाती हैं सनातनी पौने, स्थानीय पौने, ध्रुवीय पौने या सामाजिक पौने। बताओ क्या कहलाते हैं? तो देखो, अभी मैंने पढ़ाया स्थायी पौनों में। स्थायी पौने वो होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वो है स्थायी पौने। और स्थायी पौनों के नाम मैंने बताए थे, सनातनी पौने, स्थायी पौने और ग्रहीय पौने। ग्रहीय पौने, तो ये जो पौने हैं, कौन सी पौने हैं? आपने सनातनी पौने। इसका उत्तर क्या है? सनातनी पवन, जिसे स्थायी पवन भी कहा जाता है। और स्थायी पवन तीन है। कौन कौन सी है? व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ये तीन क्या है? स्थायी पवन। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा किस प्रकार की पौने? व्यापारिक पौने है, पछुआ पौने, ध्रुवीय पौने या चक्रवातीय पौने? कौन सी पौने है? अभी मैंने बताया है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा। और ये तीनों ही किस गोलार्ध में है ज्यादा चलती है? तो वो दक्षिणी गोलार्ध। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहां पर इनके सामने कोई रुकावट आती नहीं है। समुद्र है, पूरा समुद्री है, इसलिए कोई रुकावट नहीं आते, तो ये बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? अभी पढ़ा पछुआ पौने। कौन सी पौने है ये? पछुआ पौने। अगर ऐसा सवाल आ जाए, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा किस प्रकार की पौने हैं, तो वो है पछुआ पौने। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। हाँ, कोरियोलिस बल के संबंध में सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? ये बल पृथ्वी के घूर्णन व गोलार्ध आकृति के कारण उत्पन्न होता है। कल ही बताया था, घूर्णन, घूर्णन गति है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण
और ये बल पवनों की दिशा में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। ये भी बात सही है, पवनों की दिशा में परिवर्तन करने के लिए ये उत्तरदायी है। फिर देखो, कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर अधिकतम व भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवों पर क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान अधिकतम होता है और जो भूमध्य रेखा है उस पर कम होता है। या फिर सभी कथन सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। ठीक है, चल हाँ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। व्यापारिक पवने हैं, इसकी उत्तरी गोलार्ध में जो प्रवाह की दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बताओ कौन सा होगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने यानी व्यापार यानी ट्रेड, व्यापारिक पवना को ट्रेड विंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड भी कहा जाता है। 8 लिखोगे, हाँ, व्यापारिक पवनों को क्या कहा जाता है, ट्रेड पवन। ठीक है, हाँ, तो ये होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस तरफ होगी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। इसी कारण इस पवन को क्या कहते हैं, पूर्वा पवन। क्या कहा जाता है, पूर्वा पवन, और पूर्वी भी कहा जाता है, पूर्वा पवन कहा जाता है। किसको, व्यापारिक पवन को। ये चलती उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से चलने के कारण ही इसे पूर्वा पवन कहा जाता है। किस तरफ से चलती है, पूर्व से चलने के कारण पूर्वा पवन। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये चलेगी। ठीक, हाँ हाँ, बढ़ो आगे। हाँ, निम्न में से एक कौन सी ग्रहीय पवन नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्रहीय पवन नहीं है। तो देखो, ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन या मानसून पवन, कौन सी पवन है, वो ग्रहीय पवन नहीं। ग्रहीय पवन के बारे में आप ध्यान रख लेना, जैसे ही आए तो ध्यान रखना, ग्रहीय पवन को स्थायी पवन भी कहा जाता है और सनातनी पवन भी कहा जाता है। 3 बार इसको बार बार आ गया, ये सवाल भी बार बार आएगा। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, मानसून पवन। तो स्थायी पवन 3 प्रकार की, ग्रहीय पवन 3 है और ये तीनों ही। ठीक है, ग्रहीय पवन कितनी है, 3 है। 3 में देखो, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन। ठीक है, चल बढ़े आगे। हाँ, निम्न में से कौन सा जल समीर के संबंध में सत्य है, जल समीर। हाँ, दिन में स्थल से जल की ओर, दिन में स्थल से जल की ओर, दिन में जल से स्थल की ओर, रात में स्थल से जल की ओर, रात में जल से स्थल की ओर। बताओ, तो ध्यान रखना जल समीर के बारे में। ये और समीर आ गई, मतलब कौन सी है, अस्थायी पवन है। कौन सी पवन है, अस्थायी पवन है। तो ये चलेगी दिन में, चलेगी कब, दिन में चलेगी कहां से, जल से स्थल की ओर। कहां से कहां तक, जल से स्थल की ओर। तो आपने जो पौने 3-4 पढ़ी है, पहली देखो जल समीर, जल समीर है, चलेगी कब, दिन में। कब चलेगी, दिन में। दिन में कहां से, जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर। जल से स्थल की ओर। ठीक है, यह हो गई जल समीर। जल समीर होगी, दिन में चलेगी, जल से स्थल की ओर चलेगी। दूसरी है स्थलीय पवन। दूसरी कौन सी है, स्थलीय पवन है, स्थलीय पवन या स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। ये चलेगी रात में, ये चलेगी रात्रि में। कहां से, स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से
समुद्र की ओर। स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। कहां से? स्थल से समुद्र की ओर, यह है स्थलीय समीर। फिर आती है अपने घाटी समीर। कौन सी है? घाटी समीर। घाटी समीर भी दिन में चलेगी। घाटी समीर है, यह भी दिन में ही चलेगी। कौन सी है? घाटी समीर। एक सेकेंड, कोई मैंने बताया पारिवारिक कार्य ज्यादा है इसलिए एक कॉल आ गया बीच में। अच्छा, क्या है, 2-4 दिन समस्या के कारण थोड़े घर से ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं। कौन सी है? घाटी समीर। घाटी समीर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये चलेगी कब? ये अभी बताया मैंने, दिन में। कहा कब चलेगी? दिन में। कहां से? घाटी से पर्वतों की ओर। घाटी से पर्वतों की ओर। एक चीज और ध्यान रखना, इन पवनों को, जो घाटी समीर की पवन है, इनको एनाबेटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाबेटिक पवन। एनाबेटिक पवन, ये ध्यान रखना, एनाबेटिक पवन है। तो अब बची है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन सी है? पर्वतीय समीर। कौन सी है? पर्वतीय समीर। ये कब चलेगी? ये चलेगी रात में। ये कब चलेगी? रात में। रात में कहां से? पर्वतों से घाटी की ओर। कहां से? पर्वतों से घाटी की ओर। ठीक है। और इस पवन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कैटाबेटिक पवन। क्या कहा जाता है? यह सवाल आया हुआ भी है, ध्यान रख लेना। कैटाबेटिक पवन। ठीक है। हाँ, तो इसका उत्तर भी हो गया। इतनी बड़ी आपने समीर जो चाह रही है, कौन कौन से आपने अस्थायी पवन है, इनके बारे में भी हो गया। अस्थायी। ठीक। जल समीर का सवाल आ जाए तो दिन में होता है, स्थलीय समीर रात के टाइम, घाटी समीर दिन में, पर्वतीय समीर रात में। ठीक। चले आगे बढ़े। लो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे देखो, किन पवनों को कैटाबेटिक पवन भी कहा जाता है? अभी सवाल पढ़ लिया था। पर्वतीय समीर है, उनको कैटाबेटिक पवन कहा जाता है। किसको? पर्वतीय को। और इसको एनाबेटिक पवन कहा जाता है। एनाबेटिक। एनाबेटिक पवन कहा जाता है। ध्यान रख लेना, घाटी समीर को एनाबेटिक और पर्वतीय समीर को कैटाबेटिक। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, निम्न में से किस पवन को हिमबख्शी या हिमभांजी कहा जाता है? हिमबख्शी पवन, बर्फ का भक्षण करने वाली कौन सी पवन होगी? जुरान, पुरगा, हरमटन या चिनूक? तो इस चिनूक पवन को क्या कहा जाता है? हिमबख्शी। हरमटन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। कौन सी पवन कहा जाता है? डॉक्टर पवन। कौन सी पवन कहा जाता है? डॉक्टर पवन। किस पवन को कहा जाता है? हरमटन को। और हिमबख्शी या हिमबंजी पवन कहा जाता है, वो चिनूक पवन को कहा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण कौन सी पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर कौन सी पवनें मुड़ जाती? तो वो है आपने व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें होगी? व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। चल, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थलीय पवन क्या कहा जाता है?
जो सारा मरुस्थल में है गर्म पवनें चलती हैं, उसको क्या कहा जाता है? कौन सी पवन होती है? आपने हटे तो गर्म जो चलती है उसे लू कहा जाता है। लू कहा जाता है ना राजस्थान में गर्म जो पवन चलती है उसे लू कहा जाता है। यहां पर हरमटन पवन का, कौन सी? हरमटन। हाँ, बर्ग हवा किस देश में चलती है जिसे पीली वर्षा के लिए जाना जाता है? पीली वर्षा के लिए किस, दो सवाल बनते हैं। पीली वर्षा के लिए किस पवन को जाना जाता है? तो वह बर्ग। और ये किस देश में चलती है? तो ये चीन में चलती है। किस देश में चलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन देश में ये पवन चलती है। ठीक है। हाँ, आगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? हाँ, टोर्नेडो, टाइफून, हरिकेन या विली विली? हाँ, बताओ किस नाम से जाना जाता है? कौन सी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया में दो चलती, एक तो विली विली है, एक फील्डर बहुत तगड़ा क्रिकेट में देखा ना, तो ब्रिक फील्डर है। ब्रिक फील्डर नाम की पवन भी ऑस्ट्रेलिया में ही चलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विली विली पवन है, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उनको ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, आगे देखो, निम्न में से कौन सी पवन को इटली में खून की वर्षा के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? सिमून, सामून, सिरोको या बोरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोको पवन। सिरोको पवन है, उसे खून की वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, हाँ, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? क्यूराइल, ओयोसिवो, क्यूरोसिवो या फिर सुशिमा? कौन सी जलधारा? तो वो जलधारा बताओ, क्यूराइल जलधारा, ओयोसिवो, क्यूरोसिवो या सुशिमा? हालांकि जलधारा के बारे में अगली क्लास में भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये और पवन जो प्रतिचक्रवात है, चक्रवात प्रतिचक्रवात, इनके बारे में थोड़ा कल की क्लास में भी विस्तार से बात करें। तो ये जो पवन हो, नहीं, ये जो जलधारा है वो है क्यूरोसियो, जिसे जापान में जापान की काली धारा कहा जाता है। इसका रंग है वो गहरा नीला रंग है, इसी कारण इसको इस नाम से जाना जाता है। आगे देखो, हम्बोल्ट की जलधारा, बहुत ही, हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बार सवाल आया, पेरू की जलधारा। किस जलधारा को? पेरू की जो जलधारा है, इसको हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाँ, आगे, क्या, किस धारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो वो है अल नीनो जलधारा। कौन सा? अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से जाना जाता है। कौन सी धारा? अल नीनो जलधारा। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है? धारा है एक तरफ किस प्रकार की है? ठंडी है या गर्म है? कैरेबियन धारा ये है ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, फ्लोरिडा गर्म जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की गर्म जलधारा। बताओ कौन सा है वो असत्य है? तो ध्यान रखना, पेरू या हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये गर्म नहीं है बल्कि ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, कैसी है? ठंडी जलधारा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेरू या हम्बोल्ट की धारा। हाँ, सही सत्य कथन को पहचानिए। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब व परिधि की ओर उच्च वायुदाब। देखो, चक्रवात होता ना, उसमें निम्न वायुदाब होता केंद्र में,
केंद्र होता है ना सेंटर, उसमें निम्न वायुदाब होता है और साइड में क्या होता है, उच्च वायुदाब। जबकि प्रति चक्रवात में इसका उल्टा होता है, प्रति चक्रवात होता ना उसमें इसका उल्टा, इसमें इसका उल्टा लिख दो, उल्टा। उल्टा मतलब समझ गए ना, यानी जो चक्रवात में रहे केंद्र में निम्न वायुदाब होगा, लेकिन प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, केंद्र में उच्च वायुदाब। हाँ, चक्रवात में पवन की दिशा परिधि के केंद्र की ओर होती है। चक्रवात में जो पवन की दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। किसकी ओर होती है? परिधि से केंद्र की ओर होती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य है। देखो, चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, सही बात है, और परिधि की तरफ क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होता है? उच्च वायुदाब, और परिधि की तरफ निम्न वायुदाब होता है। और चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है, प्रति चक्रवात में केंद्र से परिधि की ओर होती है। चक्रवात में दिशा, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। यह भी बात सत्य है, जिसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सारे कथन सत्य। बढ़े आगे, चक्रवात की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया बताओ? बर्कनीज, हेजिल्क, लैम्पर्ट और शॉ या ग्यूरिक? किसने दिया था? यह है लैम्पर्ट और शॉ ने। किसने दिया? लैम्पर्ट और शॉ ने। चलो आगे, चक्रवात की उत्पत्ति का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया? तो बताओ, बर्कनीज, हेजिल्क, पास्कल या ग्यूरिक? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, चक्रवात की उत्पत्ति का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है बर्कनीज ने। किसने दिया है? बर्कनीज ने। ओके, अब प्रति चक्रवात का वर्गीकरण किसने किया? प्रति चक्रवात का वर्गीकरण किसने किया? प्रति चक्रवात आता ना, बतूलियो जिन किया करे है, क्या क्या बतूलियो है ना आपने, वो प्रति चक्रवात दी। तो ये की किसने किया? हेजिल्क ने किया। किसने किया? हेजिल्क ने। हाँ, चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखो, केंद्र को, परिधि को, दिशा को, या इनमें से कोई नहीं, किसको कहा जाता है? चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख कहा जाता है केंद्र को। किसको कहा जाता है? केंद्र को। ठीक है, बस। तो आज की क्लास, हाँ, लगभग पौने घंटा हो चुका है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगली क्लास में अपन इससे संबंधित भी कुछ सवाल लाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े क्या सवाल बाकी है जो इससे संबंधित, और आगे जो टॉपिक है उनसे संबंधित भी प्रश्न आपको कल की क्लास में मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखना, 8 बजे अपनी क्लास आती है शाम के टाइम, तो 8 बजे तक आप तैयार रहना क्लास के लिए। ठीक है ना, 8 बजे तक तैयार रहना, क्योंकि यहाँ आपके रिवीजन हो जाएगा और रीट का एग्जाम बहुत जल्दी है, तो उसके लिए फटाफट क्लास लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।